हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लक्ष्य गोल एकेडमी। हम लोग जीआईसी लेक्चर फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कर रहे थे। उस सीरीज में अब ये तीसरा वीडियो है, तीसरा लेक्चर है। अब तक हम लोगों ने 2016 का ये भी हम पेपर कर रहे हैं और जिसमें से 2 वीडियो हो चुका है और जो अभी बाकी 2 नहीं देखे हैं वो आप जा करके देख लीजिए। तो अब हम देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स जो कि आपकी जीआईसी 2016 में आई हुई हैं और प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं ये आपका यंग मॉडुलस केस है। ये शायद पीजीटी में भी आपके एग्जाम में अभी इस बार भी आया हुआ था। ये क्वेश्चन क्या है, फॉर अ गिवन मटेरियल द यंग मॉडुलस इज 2.4 टाइम्स द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इट्स पॉइजन रेशियो इज। पॉइजन रेशियो पहली बात तो क्या है ये आपको पता होना चाहिए। डिफाइन एक्चुअली ये मैकेनिक्स का ये जो पोर्शन है आपको डीएस माथुर या फिर आपको जेसी उपाध्याय, 2 बुक काफ़ी पॉपुलर बुक है इस मैकेनिक्स के लिए, तो आप उसको पढ़ सकते हैं और उसमें रिलेशन दिया हुआ है। जस्ट आपको डिफिनीशन पढ़नी है, डिफिनीशन ऑफ यंग मॉडुलस, और उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, जिस तरीके से आपका पीजीटी में आया था ना इस बार, पर यूनिट जो स्टोर्ड एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम करके आया था इस तरीके का क्वेश्चन। तो यही कुछ डिफिनीशन वगैरह है, आपको पढ़ लेना है। तो सबसे पहले बात हम पॉइजन रेशियो की कर लेते हैं। पॉइजन रेशियो की जो वैल्यूज होनी है वो -1 से 0.5 के बीच होती है, ये आपको पता है। और जो पॉइजन रेशियो डिफाइंड है वो आपका लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, ये तो है पॉइजन रेशियो। अब यहाँ पे फिलहाल क्वेश्चन क्या दे रखा है इन्होंने कहा है जो आपका यंग मॉडुलस है वो क्या है 2.4 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है, जिसे कि हम ईटा रखते हैं। तो 1, 2 से 3 रिलेशन है। एक बार एग्जाम में आपके रिलेशन ही एज इट इज पूछ लिया था, तो ये जो तीनों रिलेशन है वो आपको याद होना चाहिए। और वो रिलेशन क्या है देख लेते हैं। तो पहला तो बुल्क मॉडुलस का जो है, बुल्क मॉडुलस का जो रिलेशन है यंग मॉडुलस के साथ, यंग मॉडुलस और पॉइजन रेशियो के साथ, वो क्या है आपका 3 टाइम्स 1 - 2 सिग्मा। ठीक है, और जो दूसरा रिलेशन है वो है आपका ईटा इक्वल्स टू वाई बाय 2 1 प्लस सिग्मा। ठीक है, ये रिलेशन है और इन दोनों को मिला करके एक रिलेशन आपका बनता है जो कि आपका एग्जाम में पीजीटी में एक बार आया हुआ है। जस्ट रिलेशन क्या है 9/y इक्वल्स टू 3/ईटा प्लस 1/बीटा। जब बुल्क मॉडुलस को हम के किससे भी डिनोट करते हैं एक्चुअली, तो ये आपका बी है। एक्चुअली के तो हम कंप्रेसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं, बट किसी किसी बुक में अगर के दिया हुआ है तो वहाँ पे हम कंप्रेसिबिलिटी को बी से डिनोट कर लेंगे। तो ये फिलहाल इन तीनों के बीच रिलेशन है। और एक और रिलेशन है, इन दोनों को मिला के आता है, यहाँ से सिग्मा की वैल्यू आप उठाएंगे और इक्वेट कर देंगे, तो फिलहाल ये वो वाला रिलेशन है। तो ये बात हुई। लेकिन ये 3 अगर आपको रिलेशन याद है तो यंग मॉडुलस, बुल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में आपसे कोई क्वेश्चंस मतलब नहीं छूटेगा। और इसी पे बेसिस जैसे सिंपल की आती है। अब बात हम लोग अपनी क्वेश्चन पे कर लेते हैं। तो y इक्वल टू कितना है 2.4 टाइम्स ऑफ ईटा है। बस ये वाला ही रिलेशन यूज कर लेना है, आपको अपना आंसर मिल जाना है। तो अगर हम ये वाले आंसर को ऑप्शन उसको रिजल्ट को लेकर आगे बढ़े, ईटा इक्वल टू y बाई 2 1 प्लस सिग्मा, तो इस केस में आपको क्या मिल जाना है यहाँ से हम रीअरेंज करके लिखे y बाई ईटा इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस सिग्मा। तो y बाई ईटा आपका क्या दिया हुआ है 2.4 दिया हुआ है, और ये कितना है 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस सिग्मा। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो ये आपका क्या आ जाना है, ये 2 से कैंसिल आउट, 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 2, दैट मीन्स 1 प्लस सिग्मा इक्वल्स टू 1.2, और यहाँ से कितना सिग्मा इक्वल्स टू 1.2 माइनस 1, दैट मीन्स आपका सिग्मा जो आना है वो 0.2 आना है। और पहली बात ये, दूसरी बात ये है जो सिग्मा की वैल्यूज है वो आपको पता है -1 to 0.5 के बीच में रहनी है। तो जो पहला ऑप्शन है 1.2 ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन एग्जाम में ऐसे ऑप्शन दिए रहते हैं कि आप कंफ्यूज हो। अदरवाइज जिससे रिजल्ट याद है, अगर 3 ऑप्शन अगर आपके मोर देन 5.5 है या लेस देन -1 है, तो उस केस में तो वो इनकरेक्ट हो जाना है। लास्ट अगर कोई ऐसा ऑप्शन रहता है जहाँ पे वैल्यू आपके रेंज के बाहर है, तो उस केस में आपको कैलकुलेट भी नहीं करना है, जस्ट टिक करके आगे बढ़ जाना है। तो इस हिसाब से आपका जो सिग्मा की वैल्यू आई, दैट मीन्स पॉइजन रेशियो, वो कितना आ गया 0.2 आ गया। ठीक है, जस्ट सिंपल सा क्या दिया था यंग मॉडुलस इक्वल्स टू 2.4 टाइम्स ऑफ ईटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और उसके बाद ये हमें तीनों रिलेशन याद होना चाहिए। इस वाले रिलेशन को हम यूज कर लिए, चूंकि हमारे पास y और ईटा की वैल्यू थी, सिग्मा निकालना था, तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू हम जस्ट सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख सकते हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है वेव मोशन का। वेव मोशन वाला चैप्टर कराते समय हमने ये बात आपको डिटेल में वहाँ पे बताई थी। फिलहाल ये क्वेश्चंस तो बहुत ही आसान है, बट इस पे बेस्ड जो अदर क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आपने नहीं किया है तो गलती होने के चांसेस वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में वैसे कुछ है नहीं, बट अगर आपको जिसको अगर डाउट होगा तो वेव मोशन वाला जो वीडियोस आप पहले अपलोड किए गए थे तो उसको आप देख सकते हैं, क्योंकि उसमें से क्या कहते हैं कि पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी जो है निकाली गई है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। पार्टिकल और वेव वेलोसिटी ही, बाकी वेव इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन वो भी इम्पॉर्टेंट ही है, बट अगर आपको नहीं क्लियर है तो अगर अदरवाइज ये तो सिंपल सी चीज़ है। तो सिंपल सा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट वेव ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन जो आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव है, जनरल हम क्या लिखते हैं, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस kx। ये आपका तब होता है जब वेव आपकी किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही होती है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। अगर यही निगेटिव एक्स डायरेक्शन में कर, ये तो पॉजिटिव हो गया। अगर हम यहीं पे y की बात करें, अगर ये आपका मान लीजिए कि हम ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये y है, तो इस केस में तो ये हो गया आपका ये किसका इक्वेशन है, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स का। लेकिन अगर आपकी वेव इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है तो ये क्या होगा, सॉरी एक्स इक्वल्स टू, जिस तरीके से आपका पैराबोला आता है, मतलब एक दोनों तरफ करके, है ना, तो एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के वाई, ये आपका वाई एक्सिस के लिए हो जाएगा। तो अब बात करें अगर निगेटिव एक्स एक्सिस से डायरेक्शन उसका वो है, मोशन है, तो उस केस में यहीं पे आपको क्या कर देना है, ओमेगा टी प्लस के। ये आपकी कौन सी वेव का डायरेक्शन है, ऐसी वेव का डायरेक्शन है जिसका प्रोपोगेशन किसके अलोंग है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन के अलोंग है। ठीक है, ये आपका इससे जाना है, क्योंकि साइन फंक्शन है तो वो ऑसिलेटरी है, तो सिमेट्रिक होगा इसके अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट। तो ये आपका जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव इक्वेशन है। लेकिन अब इस पे जब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं वो इस पे है कि आपका जिस तरीके से हमने पिछले टर्म पे कराया था आपका, वो तो एसएचएम के केस में है। तो एसएचएम के केस में भी आपका जो एनर्जी का इक्वेशन आया था, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी का जो रिलेशन है वो आया था, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी तरीके के हैं। अब हम यहाँ पे हम आपको पार्टिकल वेलोसिटी वेव वेलोसिटी की बात करें, तो वेव वेलोसिटी जो आपकी है यहाँ पे वो क्या हो जाती है, v इक्वल्स टू, एक्चुअली यही फेज वेलोसिटी के नाम से ये क्या हो जाना है, सिंपल सा आपका w/k। ये दिया हुआ वेव वेक्टर है, फ्रीक्वेंसी है, एक्चुअली ये है क्या, जस्ट कुछ नहीं है, 2πf अपॉन 2π/λ। तो ये क्या आ गया, लैम्डा, इससे तो आप परिचित ही हैं, v इक्वल्स टू लैम्डा फ्रीक्वेंसी टाइम्स ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, बट अगर हम वेव वेलोसिटी की बात करें, वहाँ पे कभी कभी मैक्सिमम वेलोसिटी का क्वेश्चन देखा मतलब मिलता है। तो यहाँ पे जस्ट वेलोसिटी क्या होता है, टाइम डेरिवेटिव होता है किसका, डिस्प्लेसमेंट का। तो जब हम पार्टिकल वेलोसिटी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका dy/dt, और यहाँ से जो आएगा आपका क्या आ जाएगा, a ओमेगा कितना cos ओमेगा t माइनस के एक्स। हाँ, तो ये है आपका पार्टिकल वेलोसिटी। अगर मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करेंगे तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी 1 हो सकती है, तो इसका जो मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी वो a ओमेगा हो जाएगी। इसी तरीके से अगर यहाँ पे cos रहता तो वो माइनस टाइम्स ऑफ साइन ओमेगा टी हो जाता, तो उस केस में हम आपको मतलब देखते कि हमारे मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो जाती है। इसी तरीके से एक्सेलरेशन का इक्वेशन है, ये ध्यान रखिएगा कि ये आपके पार्टिकल वेलोसिटी है, ये वेव वेलोसिटी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है ना, तो कौन सा है, वाई इक्वल्स टू एक्स एक्सिस की डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ ये वेव्स का है, इसको आप वेव वाला जो लेक्चर है आप उसको देख लीजिएगा, जस्ट उसमें पार्टिकल वेलोसिटी और एक क्वेश्चन तो इक्वेशन ऑफ वेव उससे आया था, वेव इक्वेशन के टर्म पे, जो उसका सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसके बीच जो रिलेशन है वो आपको क्या देती है, वेलोसिटी ऑफ वेव देती है। तो जैसे कि इस बार क्वेश्चन आया था, इसका हम dt/dx² करके 1/v²। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे बेस्ड है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस आपको इसमें डिमॉर्गन थ्योरम जो है आपका वो याद रहना चाहिए, और बेसिक्स जो गेट्स है इसमें भी पूछता है, यूनिवर्सल गेट क्या कौन सा है और रिवर्सल गेट कौन है,
तो जो आपके फंडामेंटल गेट्स हैं वो आपका आर एंड नॉट, तो जिसमें नॉट होता है वो आपका वो रिवर्सल गेट होता है, और बाकी दो गेट होते हैं नैंड गेट और नॉट गेट होता है, ये आपका यूनिवर्सल गेट कहलाता है। वो इसलिए क्योंकि हम इनके यूज से, इनकी हेल्प से बाकी सब गेटों को मतलब का आउटपुट या फिर उसका हम अरेंजमेंट बना सकते हैं बाय यूजिंग अ नंबर ऑफ नैंड एंड नॉर गेट। अब इस क्वेश्चन में आपको जस्ट आउटपुट पूछा है, तो इन्होंने ए और ये क्या है आपको पता है रिप्रेजेंटेशन, ये आपका आर गेट है, ये एंड गेट है, ये क्या है ये भी एंड गेट है, थोड़ा सा इसका वो होना चाहिए पर ये एंड गेट है, बशर्ते यहाँ पे ये क्या है इसका जो हॉलो सर्कल, ये यू को हॉलो कहने का क्या है, ये जो मतलब सर्कल का कर दिया जाता है, ये आपका रिप्रेजेंट करता है कि नॉट मतलब रिवर्सल का साइन है। तो अब हम यहाँ पे इसको आउटपुट बताने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, छोटे छोटे इसके आउटपुट को क्लियर कर लेते हैं। ये तो आपका यहाँ से जो आउटपुट मिल रहा है हम इसको y1 नाम दे देते हैं, यहाँ से जो आउटपुट मिलेगा हम इसको y2 दे देते हैं। अब जो भी यहाँ पे y का आपका आउटपुट होगा वो आपका आपका क्या हो जाएगा y1 डॉट y2 पे बार, ये रिवर्सल का मतलब बार, यहाँ पे से बार लिख देते हैं, ये इसका ये नोटेशन है, ये y2 बार, ठीक है। तो अब हम जस्ट y1 y2 लिख लेते हैं। तो y1 कितना है आपका, y1 आपका क्या है ए आर बी, क्यों, चूंकि वो आर गेट है इसको ऐसे लिखते भी है प्लस बी में ए आर बी लिखते हैं, और ये y2 जो है वो आपका कितना हो जाएगा ए एंड बी। अब जो अभी इसी फॉर्मूले में जब दीजिए, अब फॉर्मूला क्या है इसका, जो आउटपुट लिखा है वही हमने जस्ट लिख दिया है। तो ये जो आपका y हो जाना है y1 डॉट y2, ये आपका बस यही सिंपल सा चीज है, और ये कितना है ये चीज, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये डिमायर थ्योरम से क्या हो जाना है, इसको ए आर प्लस बी आर हो जाता है। डिमायर थ्योरम आपकी कहती है अगर आपका कोई और में है तो वो एंड हो जाता है विद द दिस बार साइन, और अगर आपका एंड में है तो वो आपका आर में हो जाता है विद दिस बार साइन। यही आपकी क्या है दो डिमायर थ्योरम है जो कि आपको पता होना चाहिए, और बाकी ये चीज़ है। और इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये ए आर बी ए आर ए बार हो जाएगा, ए बी बार हो जाएगा, प्लस बी ए बार हो जाएगा, प्लस बी बी बार हो जाएगा, और ये तो जीरो हो गया, ये पता होना चाहिए आपको। ये रिजल्ट है कुछ, ये 1 प्लस ए इक्वल्स टू 1 और 1 प्लस बी, इसी तरीके से कुछ रिजल्ट है आपको याद रखने हैं। ए प्लस ए 2 ए नहीं होगा यहाँ पे, ए होगा। इसी तरीके से ए डॉट कह रहे हैं, ए एंड ए बार आपका जीरो हो जाएगा। इसका लॉजिक सर्किट है, और जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो भी आपको पता होना चाहिए कि किस केस में आपका बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं करेगा। ये पीजीटी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका जो एंड गेट होता है वो सीरीज इक्विवेलेंट सर्किट है किसका, तो अगर दो बल्ब उसके कनेक्टेड हो तो वो तभी ग्लो करेगा जब उसमें मतलब दोनों सीरीज में है या दोनों पैरेलल में है। इनपुट आपका किस ग्राउंड स्टेट है या स्टेडी स्टेट में है। तो ये फिलहाल आपका क्या मिलेगा, आउटपुट क्या मिला, ए बी बार और ये आपका बी ए बार, और ये किसका आउटपुट होता है, एक्सआर गेट का होता है। ये कुछ देखिए, अब 3 से 4 गेट अगर याद कर, ये इतना तो पढ़ ही लीजिए, ये तो एंड गेट आपको पढ़ना ही है, और ये क्या है आर गेट पढ़ना ही है, आर गेट हो गया, और ये नॉट गेट पढ़ना ही है, एंड देन एक्सआर गेट है और एक नॉर गेट है। ये 3 चीज़ें 4 है, ये 3 में जिसमें से आपके फंडामेंटल है, अच्छा 2 आपके यूनिवर्सल भी है, नैंड और क्या है नॉर, तो ये एक्सनार एक और होता है, एक्सआर एक्सनार, ठीक है। और इसको भी एक शायद बफर गेट भी कहते हैं, इसका नाम एक दूसरा नाम भी है जो आप देख लीजिएगा। तो ये कुछ बेसिक्स गेट्स है, इसको आप पढ़िए, और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं जो कि आपके आए हुए एग्जाम में। हाँ, तो कुछ और क्वेश्चंस थे जो कि आपके जीएससी लेक्चर फिजिक्स 2016 वाले एग्जाम में और आए हुए हैं। तो जो कि पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो आपका प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग से है। ये कुछ सब्जेक्ट एडिशनल पार्ट है जो कि आपका पीजीटी में तो नहीं था, पीजीटी में था डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, और यहाँ पे प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग भी आपको देखने को मिलेगा, एंड डिफ्रैक्शन ड्यू टू स्ट्रेट एज और अपना न्यूटन रिंग वगैरह, ये कुछ एडिशनल पार्ट है जो कि आपके जीएससी सब्जेक्ट में एडिशनल है। बाकी वही सिलेबस है ऑप्टिक्स में जो कि पीजीटी फिजिक्स वाले में था। तो जो प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग में होता है आपका डिस्पर्सिव पावर, एक्चुअली डिस्पर्सिव पावर आपको प्रिज्म भी आपने पढ़ा है, जहाँ पे वो आपका ओमेगा क्या था
ये भी याद रखिएगा, एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस, ये आपका सिंपल सा क्या था, डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म। उसी तरीके से रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्रिज्म था, डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग है, एंड देन रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग है। तो दोनों का कंपैरिजन भी याद रखिएगा। तो सबसे सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे डिस्पर्सिव पावर पूछ रहा है तो सबसे पहले हमें एक जो रिलेशन याद होना चाहिए वो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। तो याद रखिएगा जो मिनिमा की कंडीशन, ये कंडीशन मैक्सिमा की होती है किसके, प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग के केस में a प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा, जहाँ पे एन क्या है आपका ऑर्डर ऑफ फ्रिंज, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न है एन लैम्डा। और यही जब आप सिंगल डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट कर रहे थे तो वहाँ पे ये जो कंडीशन थी वो किसकी थी, वो आपकी थी मिनिमा की कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। ये मिनिमा है और ये क्या है, मैक्सिमा है। तो फिलहाल हमें डिस्पर्सिव पावर याद नहीं रखना है फॉर्मूला, आप चाहे जस्ट डिस्पर्सिव पावर कैसे डिफाइन होती है, डी थीटा बाई डी लैम्डा सिंपल सा। तो यहाँ पे पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ए प्लस डी कॉस थीटा डी थीटा और ये एन लैम्डा डी लैम्डा। ये तो कांस्टेंट है, ये भी ग्रेटिंग एलिमेंट है तो ये भी तो कांस्टेंट ही होगा। तो ये आपको मिल जाएगा ए प्लस डी कॉस थीटा डी थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। तो यहाँ से आपको जी जो मिलेगा डी थीटा बाई डी लैम्डा वो क्या आ जाएगा, एन अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। और ये आपका 1 अपॉन ए प्लस बी क्या कहलाता है, एन कैपिटल एन अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, कैपिटल एन आपका क्या होता है 1 अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर पर इंच होता है एक्चुअली। तो ये हो गया आपका ग्रेटिंग एलिमेंट है और ये नंबर ऑफ लाइंस है। अब इस केस में कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये आपका है ऑप्शन नंबर सी, एन अपॉन ए प्लस बी साइन थीटा और ये सॉरी कॉस थीटा, और वो 1 अपॉन ए प्लस बी आपका कैपिटल में होता है। तो कभी कभी अगर आप ऑप्शन में आपको ये भी दिया हो तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि कैपिटल एन जो होता है नंबर ऑफ लाइंस पर इंच है वो 1 अपॉन ए प्लस बी होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आई हुई है, जब जो वो बोलते हैं कि अगर नॉर्मल इंसिडेंट कर रही है लाइट, मतलब प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग के केस में अगर हम नॉर्मल इंसिडेंट की बात करें तो उस केस में आपका जो थीटा होगा वो 90 हो जाएगा और ये एन क्या है डिफ्रैक्शन। इसी 2016 में ही आपका इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न था और ये थीटा उस केस में 90 डिग्री का ग्रेटिंग एलिमेंट आपको कि ग्रेटिंग एलिमेंट की जहाँ पे वहाँ उन्होंने कैपिटल एन दे रखा था, नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर पर इंच, हाँ पर सेंटीमीटर ऐसे पूछ दिया था। तो उस केस में आपको क्या निकालना था, शायद वेवलेंथ पूछा था। अभी हम कराएंगे वो वाला क्वेश्चन भी। तो कहने का मतलब ये है कि इस पे बेस्ड किस तरीके के आपका क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो कि आपका एडिशनल पार्ट है जीआईसी के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा कि डिस्पर्सिव पावर्स का ये हो गया। और प्रिज्म का भी डिस्पर्सिव पावर आपने पढ़ रखा है, हमने पीजीटी वाले उसमें करा रखा है। और रिजॉल्विंग पावर आप वही जो है थिकनेस ऑफ प्रिज्म और उसका जो चेंज इन मटेरियल ऑफ द प्रिज्म पे डिपेंड करता है, थिकनेस किसके, तो बेस के प्रिज्म के। और ये तो रिजॉल्विंग पावर हो गई, जबकि रिजॉल्विंग पावर आपका ग्रेटिंग में क्या है लैम्डा बाई डी लैम्डा। ठीक है, इस पे भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको पीजीटी में तो ढेर सारे क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए। ये तो इसके लिए हो गया प्रिज्म के लिए। और इसके लिए जहाँ बात आया था कि डी म्यू बाई डी लैम्डा, तो ये चेंज इन रिफ्रैक्टिंग केस विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ। तो यहाँ पे यू के लिए किस बात पर डिपेंड करता है, टी जहाँ पे थिकनेस थी किसकी, बेस की, प्रिज्म की बेस की। ये आपका प्रिज्म था, उस केस में इन बातों पर डिपेंड करता है कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ प्रिज्म। और जो ग्रेटिंग की रिजॉल्विंग पावर है वो नंबर ऑफ ग्रेटिंग पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ लाइंस का। तो ये बात थी उसकी रिजॉल्विंग पावर की। अब हम बात करें एक अनदर क्वेश्चन है, वो आपका है एसएचएम से। हाँ, तो इस एसएचएम वाले क्वेश्चन को हम पहले लेक्चर में भी आपको बताए थे कि इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ था और काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम। अब इन्होंने मास दे रखा था कितना, 10 ग्राम। ठीक है, और एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ इतना, तो एम्पलीट्यूड आपका जो दे रखा है 8.5 मीटर। और क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ, अच्छा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, हाँ और एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है, अच्छा ये ध्यान रखिएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी में फ़र्क आपको वैसे पता ही है, बट इसमें गलतियाँ हो जाती हैं। जब आपका रेडियन पर सेकेंड है तो वो आपका ओमेगा है, अदरवाइज एफ है तो आपका सेकेंड है, मतलब पर सेकेंड में रहेगा, सॉरी। तो ये बात होगी। अब आपको पूछा क्या इन्होंने, द मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑसिलेशन। तो जो फोर्स है तो वो फोर्स क्या है, सिंपल सा आपका मास इनटू एक्सेलरेशन।
हम यहाँ पे एक्सेलरेशन को अल्फा से लेंगे क्योंकि ऑलरेडी एम्पलीट्यूड को हमने ए से लिख रखा है। तो ये हो गया आपका अल्फा। मैक्सिमम फोर्स के लिए क्या होना है, एम तो कांस्टेंट ही रहना है, तो मैक्सिमम फोर्स के लिए आपका क्या हो जाना है, एम तो कांस्टेंट ही रहेगा, अल्फा मैक्स हो जाएगा। ये आपका अल्फा मैक्स होना है। अब एसएचएम में जो आपने पढ़ रखा है अल्फा होता है वो माइनस टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर और ये डिस्प्लेसमेंट। तो अब जब मैक्सिमम एक्सीलरेशन की बात करते हैं तो वही पे आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करेंगे। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपका होता है वही एम्पलीट्यूड। अब ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। अब हम यहाँ पे माइनस एक्चुअली हमें जस्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये जस्ट यहाँ पे हम ओमेगा स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं 10 ग्राम। 10 ग्राम को अच्छा किलोग्राम में कर लेते हैं क्योंकि एम के सिस्टम में फॉलो कर रहे हैं। ये हो गया केजी और ओमेगा स्क्वायर हम जस्ट इसका मैग्नीट्यूड अगर ले ले तो उस केस में आपका ये पॉजिटिव हो जाना है। चलिए तो ये हो जाएगा, अच्छा ये हो जाना है पॉजिटिव आ जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर ए की वैल्यू हम लिख ले। ओमेगा स्क्वायर मीन्स ओमेगा आपका 10 दिया हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा 10 का पावर 2 और ए क्या है आपका ए एम्पलीट्यूड 0.5, तो ये हो गया 0.5। तो यहाँ पे कितना 0.5 इस केस में ये मास आपका था 10 ग्राम, ठीक है। तो ये कितना होगा 10 माइनस 10 पावर 3 10, ये तो आपका सीधा सा 0.5 मीटर। तो इस हिसाब से आपका मैक्सिमम फोर्स मिल जाना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करके है। सिंपल सी चीज़ है, मास दिया हुआ था इन्होंने 10 ग्राम और एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखी थी 10 रेडियन पर सेकेंड और एक्सेलरेशन दे रखा था 0.5 मीटर। तो जो फोर्स होना है मास इनटू एक्सेलरेशन, ये मैक्सिमम फोर्स के लिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है वो आपका ओमेगा स्क्वायर ए है। और जहाँ पे ये ओमेगा क्या है रेडियन पर सेकेंड जो था, तो इसका ओमेगा स्क्वायर और ये ए क्या था 0.5 मीटर और ये था आपका ओमेगा स्क्वायर 10 स्क्वायर, ये 3 और 10 को माइनस 3, ठीक है 0.5 न्यूटन। इस तरीके का ऑप्शन ये आपका डी करेक्ट है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके से हमने आपको एसएसएम का एनर्जी रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी वाला क्वेश्चन कराया था, जब आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के बाई 2 है। दैट मीन्स आपका एम्पलीट्यूड के बाई 2 है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की तो आपका एम्पलीट्यूड है एसएसएम। तो ये चीज़ थी आपकी इस पे बेस्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये अच्छी प्रॉब्लम थी। और बाकी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है आपकी वो थर्मल से है। तो इन्होंने क्या कह रखा है, इफ 15 ग्राम ऑफ एयर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम दे रखा है इन्होंने, तो जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम दिया है तो आपका डी 0 हो जाएगा। और आपका क्या मास दे रखा है इन्होंने 15 ग्राम, ठीक है। मास दे रखा है इन्होंने 15 ग्राम और टेम्परेचर आपका चेंज हो रहा है T1 = 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू T2 = 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी उन्होंने पूछा है, हाँ, लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर यूनिट ग्राम, पर ग्राम ना, पर ग्राम पूछा है, पर ग्राम पूछा है। तो ये ग्राम मतलब जो भी हमारे इंटरनल एनर्जी आएगी तो वो हमें क्या कर लेना है, उसे उसके मास से डिवाइड कर लेना है। तो अब इन्होंने अच्छा हीट भी दे रखी है ना, दी इंटरनल एनर्जी पर ग्राम ऑफ एयर इतना, और बाय एडिंग 150 कैलोरी, 150 कैलोरीज दे रखी है इन्होंने। हीट कितना ऐड किया है इन्होंने, हीट क्यू 150 कैलोरी, ठीक है। अब फ्रॉम इसको डी क्यू लिख ले, क्योंकि चेंज इन जितना सप्लाई है वो आपकी नोटेशन की बात है। तो ये आपका ये इंफॉर्मेशन दी हुई है और सिंपल सी चीज़ है, ये इन्होंने आइसोकोरिक प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम है। और आपको पता है फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो आपका डी क्यू है वो क्या है, डी यू प्लस पी डी वी। यही आपका पी डी वी क्या है, वर्क डन है, डी डब्ल्यू चेंज इन वर्क डन। तो ये तो 0 हो गया, सिंपल सी चीज़। तो इस केस में आपका जो ये हो जाना है डी यू हो जाएगा डी क्यू। डी क्यू मीन्स 150 कैलोरी। तो ये आपका आंसर नहीं है क्योंकि इन्होंने पर ग्राम पूछा है, तो पर ग्राम के लिए मतलब आपका जो ऑप्शन है जस्ट इसको ग्राम से डिवाइड कर दीजिए 150। तो ये कितना हो जाएगा 15 है ना, 15 ग्राम है, तो ये कैलोरीज पर ग्राम। दैट मीन्स आपका जो है ऑप्शन 10 कैलोरी पर ग्राम। तो ये ऑप्शन आपको करेक्ट है। इसी क्वेश्चन में एक बार आया हुआ है 2012 या 9 वाले क्वेश्चन में, उन्होंने जस्ट ये अमाउंट ऑफ एनर्जी एडेड ये नहीं दिया था, उसके बजाय आपका टेम्परेचर दिया हुआ था। तो इस केस में आप क्या करेंगे, आपको पता है कि जैसे कि आपका एयर के केस में हम उसको डाई एटॉमिक कंसिडर करेंगे। उस केस में आपका जो CV की वैल्यू है वो तो आपको पता ही है कितना होगा, जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 5 होगा।
तो डी क्यू आपका सिंपल से क्या होता है, ये याद रखिएगा, अगर इन्होंने अमाउंट ऑफ एनर्जी एडेड टू द सिस्टम अगर नहीं दिया है तो ये क्या होता है, एम सी वी डेल्टा टी। तो डेल्टा टी चाहे ये ले लीजिए, चलिए ठीक है, टेम्परेचर के लिए है। तो मास दिया है सी वी, आप निकाल ही लेंगे सी वी, ठीक है। और देन उसके लिए, किसके लिए, फॉर एफ टू 5 डायटमी के लिए 5 हो जाना है। और डी टी टेम्परेचर है, टेम्परेचर आप कैलोरी में कर लेंगे। ये स्पेसिफिक हीट पर यूनिट वॉल्यूम, ये है आपका मास है। तो ये आपको जो आ जाएगा फाइनल वो इंटरनल एनर्जी हो जाएगा। किस केस में, आइसोकोरिक प्रोसेस में, जब आपका वॉल्यूम जीरो, सॉरी चेंज इन वॉल्यूम जीरो रहेगा तो ये आपका जीरो हो जाएगा और वही डी क्यू हो जाएगा, ये एम सी वी डेल्टा टी हो जाएगा। तो इस तरीके से बाकी कुछ क्वेश्चन और थे जो हमने 2016 के यहाँ पे किए। और बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो अभी जो प्रॉब्लम यहाँ पे कराई जा रही है, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप जस्ट करते जाइए। और कुछ पोर्शन के आपको वीडियोस जो है पब्लिक मिल जाएंगे, तो आप उसको देख सकते हैं। मेनली हम आपको कहेंगे आप थ्योरी रिलेटिविटी वाला आप वीडियोस देख लीजिए, 2 से 3 वीडियोस होंगे। और वेव मोशन का भी 1-2 है शायद, जहाँ पे हमने ऑप्टिक्स स्टार्ट करते समय ही कुछ डिस्कस किया था ऑप्टिक्स वेव मोशन पे, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव्स का भी वहाँ पे भी हमने डिस्कशन किया था। तो जो चैनल पे अभी नए हैं तो वो आप जा करके देख लेंगे। और बाकी आप क्वेश्चंस जो है ये अपनी फ्रेंड सर्कल में आप शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना है, ठीक है, थैंक यू।